हेलो प्यारे मित्रों, जैसा कि हम लोग क्लास 7 का जो 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो दिया गया था उसका हम लोग प्रिय विद्यार्थी हैं। अध्याय नंबर 1 से लेकर के हम लोग 11 तक हल कर चुके थे। अब जो हमारा सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ है ना, अध्याय नंबर 12 उसके आगे जो अध्याय नंबर 13 जो बचेगा, और इसमें से आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत जो अध्याय नंबर 12 जो आता है ना, कि वन हमारी जीवन रेखा, इसका संपूर्ण हल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जिस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि काय पाठ की पूर्व तैयारी के नियमित चित्रों को पूर्ण करो और चित्र किस प्रकार का वृक्ष है उस पर अपने विचार लिखो। तो ये चित्र को आपको ये जो दिया इसे आप लोग इस तरह से पेन या पेंसिल से इस तरह से आप लोग पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आपके विचार लिख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि यह शंकुधारी पेड़ है, पेड़ संरक्षण जरूरी है, वृक्ष हमारे दोस्त हैं, पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है। इनके बारे में ये सब आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे जो आपको कहा गया था भरने के लिए, तो यहाँ पर आप लोग गोंद, यहाँ पर वृक्ष भरिए, गोंद, सह सॉरी शहद, ये होना चाहिए शहद, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो, यहाँ पर शहद हुआ। ठीक है, कथ्य, यहाँ पर लकड़ी की मूर्ति, यहाँ पर लाख हो जाएगा। और उसके बाद ये जो नीचे में आपको बुक्स दिए हैं, यहाँ पर कुर्सी, पट्टा, लकड़ी, ईंधन, मतलब ये सब लकड़ी से प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आप लोग पूरा करिएगा। दोस्तों, इसके आगे वाला जो प्रश्न है वो मैं यहाँ पर सभी तैयार कर लिया हूँ और यहाँ पर बताऊंगा सभी प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न जो आखिरकार पूछा गया था आपकी बुक में ना, नई बुक वाला, कि निम्न में से कौन कौन सा कथन पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। और ये बिल्कुल नई बुक वाला मैंने सभी प्रश्न यहाँ पर तैयार किया हूँ। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो आप सब देख रहे हैं ना, ये मृत कार्बनिक पदार्थ को तोड़ते हैं तथा पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करते हैं। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्हें आप पूरा कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फिर पूछा कि शेर या भेड़िया जैसे शीर्ष शिकारी को हटाने से वन पारिस्थितिकी स्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी फिर से सही है, यानी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मैं 2 प्रश्न का उत्तर हल करवा दिया हूँ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 अब देखेंगे। तो 3 में फिर पूछा गया था ना कि पहेली, ये आखिर ये जो पहेली है, तो क्या है, पहेली घर के बगीचे में गिरने वाली पत्तियों का निपटान करना चाहती है, उसके लिए कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका सही होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्रिय दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो देखें, पत्तियों को एकत्रित करके गड्ढे में डालकर कंपोस्ट खाद बना ले। ठीक है, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, अब यहाँ पर नंबर 4 में फिर पूछा गया है ना, कौन सी मानवीय गतिविधि जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा, का सबसे बड़ा खतरा किसमें कौन सा है, तो इसका होगा सी वाला ऑप्शन पे दोस्तों, कि शहरी क्षेत्रों का विस्तार। अभी के समय में क्या हो रहा है कि शहरी जो क्षेत्र होता है उसमें काफी विस्तार किया जा रहा है ना। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पे आपके लिए एक चित्र दिया गया है, इस तरह से देख लीजिए, आपको चित्र अच्छी प्रकार से ध्यान पूर्वक देखिए। उसके बाद फिर पूछा गया है कि उपरोक्त दिए गए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन के आरेख चित्र में एक्स के स्थान पर क्या होना चाहिए। एक्स के स्थान पर ये जो देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों में जंतु क्या होना चाहिए, तो जंतु, ए वाला सही है, जंतु। ठीक है, चलिए, अब यहाँ फिर क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो दिया गया कुछ हमारा शब्द है, आप लोगों को यहाँ पर लिखना है मूल तंत्र, मूल तंत्र लिखना है, क्योंकि जल के भूमि में अवस्त्रावित होने में सहायक होता है। और यहाँ पर क्या होना है, आपको 2 में पेड़ों लिखना है, पेड़ों हो जाए, क्योंकि पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ क्या होता है, बाढ़ आती है। इस प्रकार से इन्हें पूरा करिए। उसका नंबर 3 से कहा है ना कि जंगल की ऊपरी परत जहाँ
सूर्य का प्रकाश प्रवेश करता है और अधिकांश पौधे की वृद्धि होती है। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है छत्र कहलाती है। क्या कहलाता है? छत्र। और यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को भरना है शाकाहारी भरिएगा। शाकाहारी भरने के बाद नंबर 5 यहाँ पर लिखा है ह्यूमस की उपस्थिति सुनिश्चित करने करती है कि मृत, यहाँ पर होगा जंतुओं, यहाँ पर होगा पादपों के पोषक तत्व मृदा में निमुक्त होते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इन्हें आप लोग पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिर पूछा है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में कि बूझो अपने परिवार के साथ सड़क मार्ग से शहर में मेला देखने गया। उसने देखा कि सड़क के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हैं। बूझो जानना चाहता है कि सड़क के किनारों पर पेड़ क्यों लगाए जाते हैं। आखिरकार पेड़ जो होता है वो क्यों लगाए जाते हैं? तो देखिए इसका उत्तर है ना कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं एवं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिससे जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों सड़क के दोनों साइड में पेड़ लगाना चाहिए और होना भी चाहिए। ठीक है, चलिए अब नंबर 3 में फिर पूछा है कि किसी वन के विनाश से आसपास के क्षेत्र में जल चक्र कैसे प्रभावित होता है। वन का मतलब हो गया जंगल, तो ना कि वन विनाश होने के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। CO2 का मतलब क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? बढ़ती है। इसका सीधा असर कहाँ पड़ता है? तो जल चक्र जो होता है उस पर इसका सीधा असर दिखाई देता है। ठीक है, नंबर 4 में फिर पूछा है ना कि वनों के अंदर मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीवों का भोजन क्या है? वनों के अंदर तो लिखना है कि मशरूम और अन्य सूक्ष्मजीव यानी जीवाणु मृत पादपों और जंतुओं को खाते हैं और इन्हें गहरे भूरे रंग के पदार्थ में बदल देते हैं, जिससे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ठीक है, अब देखिए नंबर 5। प्रिय विद्यार्थी अब हम लोग देखेंगे नंबर 5 में सब कहा गया है कि वन पारिस्थितिक तंत्र की विभिन्न परतों के बीच परस्पर परस्पर निर्भरता को लिखिए। तो देखिए आप लिखना है कि वनों में सबसे ऊपरी परत ऊपरी परत जो होता है वो वृक्ष यानी शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियां द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियों सबसे नीचे की परत बनाती है। किसकी? तो सबसे नीचे की जो परत होती है ना वो बनाती है। नंबर 6 में फिर पूछा गया कि आपके आसपास परिवेश पूछा गया कि परिवेश में वनों से प्राप्त उत्पाद से बनी वस्तुओं के नाम सूचीबद्ध कीजिए। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मतलब वनों से जो जो हमें प्राप्त होता है, औषधि होता है, गोंद हो गया, रबर हो गया, कागज हो गया, चंदन हो गया, कपूर हो गया, जैव ईंधन हो गया, इमारती लकड़ी हो गया, छाल हो गया और अन्य उत्पाद जैसे कि महुआ, अचार इत्यादि। ये सब क्या है? हमें जंगलों से ही प्राप्त है। देखिए अचार यहाँ पर नहीं लिखना है, अचार की जगह आप चाहें तो सिर्फ महुआ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसका नंबर 7 में कहा है ना कि जैव विविधता और अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में पर्णपाती वन और शंकुधारी वन की भूमिकाओं की तुलना करें। शंकुधारी वन जो था उसकी क्या भूमिका जो होती है उसकी तुलना करिए। तो भाई दोस्तों इसके बारे में लिखना है कि पर्णपाती वन और शंकुधारी वन दोनों ही जैव विविधता एवं अनुकूलन रणनीतियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों प्रकार के वन प्राकृतिक तंत्र यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधे, जानवरों और जीवन का समर्थन करते हैं, जिससे जिससे वैश्विक जैव विविधता में योगदान मिलता है। किसमें दोस्तों? तो जैव विविधता जो होता है ना उसमें योगदान मिलता है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 8 में फिर पूछा है कि नदी के किनारे पर नदी के किनारे पर प्रतियोगिता दिखा है कि वनस्पति तटीय क्षेत्र का संरक्षण बाढ़ के दौरान मृदा संरक्षण में कैसे सहायता कर सकता है। आखिरकार किस प्रकार से सहायता करता है? तो लिखना है कि नदी के किनारे वृक्ष होने से बाढ़ का प्रभाव
कम हो जाता है तथा मृदा कटाव कम हो जाता है, जिससे मृदा अपरदन अपरदन का मतलब मिट्टी का जो कटाव होता है ना, वो कम होना और वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को जकड़े रहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमारा पूरा हो चुका है। अब आगे प्रिय विद्यार्थी इसके आगे कहा है प्रकृति की कहा है दोस्तों कि प्रकृति की तंत्र तंत्र में केनोपी परत के महत्व को समझाइए। किसकी? तो केनोपी परत जो होता है उसके महत्व को समझाना है। तो लिखना है कि वन प्राकृतिक तंत्र में केनोपी परत के महत्व निम्न है। पहला आप लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश का अवशोषण और वितरण करना। नंबर 2 में लिखना है कि वन पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता एवं संरचना को बनाए रखना। नंबर 3 में होगा कि केनोपी पर अनेक प्रकार के जीवों का आवास होता है। जहाँ पर तो केनोपी जो होता है ना, उस पर अनेक प्रकार के जीवों का क्या होता है? आवास होता है। आइए दोस्तों, तो प्रिय विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए 10 में से कहा कि वनों की कटाई रोकने के लिए 3 अस्थायी उपाय बताइए। कितना? तो 3 अस्थायी उपाय। तो सबसे पहले नंबर 1 में लिखना है कि वृक्षारोपण अधिक करना चाहिए, शिकार पर प्रतिबंध और वनों की कटाई पर प्रतिबंध होना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं कि वनों की कटाई रोकने के लिए ये सब उपाय मैं आपको बताया हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है 11 में दोस्तों की एक ऐसी सड़क निर्माण की योजना बनाई गई है जिसमें 2 शहर की दूरी 70 किलोमीटर कम करने के लिए सड़क को वन क्षेत्र से होकर गुजारा जाना है। तो क्या ऐसी सड़क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं? यदि हाँ तो सड़क का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए? कैसे किया जाना उचित होगा? तो दोस्तों आप लोगों को इसके बारे में लिखना है कि सड़कों का निर्माण वनों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वन जीवों का आवास नष्ट हो जाता है, अतः हमें ऐसी सड़कों का निर्माण नहीं करना चाहिए। ठीक है, भले ही दोस्तों 72 किलोमीटर दूर ही सही, लेकिन हमें वनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर यहाँ पर कहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की पहेली। आखिरकार ये जो पहेली जो है ना, तो कहा है कि पहेली जानना चाहती है कि यदि वन वन जो है क्या वन लुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? तो आखिरकार क्या होगा? तो फिर आप लोगों को इसके बारे में लिखना है कि वनों की कमी से हवा में CO2 के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। वे प्राण देने वाली वायु O2 न होने से जीवों की मृत्यु हो जाएगी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाएगी। प्राणियों के आवास व भोजन आश्रम नदारद रहेगा। पेड़ों की संख्या कम होने से बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ जाएगी, यानी कि पारिस्थितिक संतुलन क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें वनों को बहुत ही संरक्षण यानी कि वनों को बचाव करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ठीक है, आइए अब देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिखाई देगा। चित्र ए ये दिया चित्र बी। तो आपसे फिर कहा गया है ना यहाँ पर कि उपरोक्त दिए गए चित्रों के द्वारा 2 क्षेत्र दर्शाए गए हैं, उनके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न इसे पूछा गया है कि चित्र ए और बी में क्षेत्रों की जलवायु जलवायु का कैसी है? जलवायु जो यहाँ पर का कैसा है? तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है कि चित्र ए एवं बी के क्षेत्रों की जो जलवायु में भिन्नता होगी। चित्र ए में क्षेत्र गर्म होगा और चित्र बी में क्षेत्र आर्द्र होगा। आर्द्र का मतलब होता है दोस्तों उतनी गर्मी नहीं, अतः यहाँ की जलवायु भी अलग अलग होगी। उष्ण कटिबंधीय जलवायु चित्र ए में होगी एवं चित्र बी में समशीतोष्ण जलवायु होगी। कौन सी? तो समशीतोष्ण जलवायु। अब देखिए आगे का जो प्रश्न पूछा गया है दोनों क्षेत्रों में किस क्षेत्र का तापमान अपेक्षाकृत कम होगा और क्यों? तो इसका सही उत्तर होगा चित्र बी के क्षेत्रों में तापमान अपेक्षाकृत कम होगा।
क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरा-भरा है, पेड़-पौधे अत्यधिक मात्रा में है, यहाँ का तापमान भी आर्द्र रहता है, यहाँ वर्षा अत्यधिक होता है। इसके बारे में आप लोग इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 14 है यहाँ पर कहा गया ये देखिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो खाद्य श्रृंखला का आपको चित्र दिया गया। तो इसमें कहा कि उपरोक्त खाद्य श्रृंखला के आधार पर उत्तर दीजिए। अ नंबर कि यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो है ना यहाँ पर प्रिय दोस्तों की उत्पादक की कमी हो जाए तो क्या होगा? तो आप लोगों को लिखना है कि यदि खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की कमी हो जाती है तो निम्न परिणाम हो सकते हैं। पहला आप लोगों को लिखना है कि उपभोक्ताओं की आबादी में गिरावट, पारिस्थितिक संतुलन में विघटन, बायो बायोमास की कमी और नंबर 4 में दोस्तों को बताया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में गिरावट और 5 में कार्बन चक्र पर प्रभाव। किस पर? तो कार्बन चक्र जो है उस पर काफी प्रभाव हो सकता है। आइए दोस्तों अब देखेंगे वन में फिर कहा है कि यदि खाद्य श्रृंखला हाँ, यहाँ लिखा है यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा दिया जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा यदि खाद्य श्रृंखला से अपघटक को हटा देते हैं तब ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट आएगी। अपघटक सड़े गले मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को मृदा में बदलने का कार्य करते हैं। किसमें? तो मृदा में बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15 का अ में जिसे कहा है कि वायुमंडल में प्रिय विद्यार्थी का है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल जो उसमें कहा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच जो संतुलन बना हुआ रहता है उसकी भूमिका। आइए लिखना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और CO2 के बीच संतुलन को बनाए रखने की भूमिका निम्न है। पहला आप लोगों को लिखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी में होगा जलवायु नियंत्रण, 3 में होगा मृदा संरक्षण, 4 में हो जाएगा कार्बन का भंडारण और 5 में लिखना है कि ऑक्सीजन का उत्पादन। ये सभी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, फिर देखिए ब में फिर पूछा गया ना हमसे प्रिय दोस्तों ब में कि समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। कहाँ पर दोस्तों? तो यहाँ पर जो वो नंबर दिया है इसका उत्तर होगा कि वन हमारे लिए उपयोगी होते हैं। वन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जिससे हम सांस ले सकते हैं। वनों से अनेक अनेक महत्वपूर्ण औषधियाँ प्राप्त होती है। अनेक सड़े गले पादपों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित कर दिया जाता है तथा पारिस्थितिक संतुलन में भी वन उपयोगी है। वन वर्षा के अच्छे स्रोत होते हैं। वे वायुमंडल में वे वायुमंडल में गर्मी व ठंडी को यहाँ पर होगा दोस्तों ठंडी को यहाँ पर संतुलित आप लोगों को लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है संतुलित। ठीक है, संतुलित बनाए रखते हैं। वनों से अनेक उत्पाद व इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है इसलिए कहा जाता है वन हमारे मित्र हैं। वन क्या है दोस्तों? तो हमारे मित्र हैं। अब प्यारे मित्रों अब हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य जो दिया गया है इसमें अ में क्या है कि विज्ञान विषय शिक्षक की सहायता से वनों के संरक्षण के लिए आपके द्वारा क्या उपाय सुझाव सुझाए जा सकते हैं उनकी सूची बनाइए। तो देखिए इसके बारे में लिखिएगा ये था कि वृक्षारोपण करके वनों की कटाई रोक करके वनों को आग से बचाकर वनों का विकास करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, वन संरक्षण यानी वन संरक्षण का अर्थ होता है कि वनों का बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं। फिर पूछा कि वनों के उन्मूलन से आप क्या समझते हो? वन संरक्षण को दर्शाते हुए एक पोस्टर का निर्माण कीजिए।
तो दोस्तों पहले आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं पोस्टर आपको बता दूँगा। लिखना है कि वनों के क्षेत्र में कमी आना एक अनियमित कटाई को ही दूसरे शब्दों में वन विनाश या वनों वनों उन्मूलन कहते हैं। और इसका इस प्रकार से चाहे तो प्रिय विद्यार्थी आप लोग इसका आकृति इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? चलिए, हालाँकि ये जो चित्र है आपकी बुक में भी दिया गया होगा। फिर कहा प्रोजेक्ट कार्य 2 में कि अपने अध्यापक या फिर अभिभावक के साथ अभिभावक का मतलब होता है दोस्तों कि अपने परिवार के लोग। अध्यापक का मतलब आपके जो शिक्षक होते हैं, का साथ अपने आस-पास किसी वन या उद्यान में जाइए तथा आपने जो देखा उसका वर्णन कीजिए। तो वही प्रिय विद्यार्थी इसके बारे में लिखना है आपको कि कान्हा किसली नेशनल पार्क जो हमारा क्या है भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर ना कि क्या देखा? तो हमने कान्हा पार्क में घने जंगल, उनमें जंगली जानवर तथा अन्य रोचक जंतु जैसे कि हाथी, हिरण, पक्षी, उसके बाद पक्षी में आता है हमारा पक्षी, पशु देखे तथा तालाब व झील देखी तथा वहाँ सूर्योदय एवं सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत रमणीय है। उसके बाद थोड़ा-सा और लिखना है दोस्तों, थोड़ा-सा और कि क्या सभी वृक्ष समान आकार के थे? तो लिखना कि नहीं, यहाँ भिन्न-भिन्न आकार के वृक्ष दिखाई दिए थे। इस प्रकार से इनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। तो इसी के साथ प्रिय विद्यार्थी ये अध्याय जो था अध्याय नंबर 12 ये अभी हमारा पूरा हो चुका है। अब सिर्फ दोस्तों हमारा एक और अध्याय बचेगा जो है अध्याय नंबर 13 उसका भी हल मैं बहुत जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।